तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे रेडियो एक्टिविटी। गाइज रेडियो एक्टिविटी भी बहुत ही मस्त सा टॉपिक है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, कुछ नहीं है उसमें, रेडियो एक्टिविटी में कुछ नहीं है आपको, ठीक है। इवन जब 11th-12th में आओगे, जेई नीट के लिए जब आओगे ना, उसमें भी रेडियो एक्टिविटी मॉडर्न फिजिक्स में आता है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है भाई। आज देखो, अब मैं सीरियसली बताऊं, फर्स्ट टाइम हम लोग 10th स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट टाइम मतलब आई डोंट टेक 10th के लेक्चर्स, एज आई टोल्ड यू राइट। हम लोग जेई और नीट के लेक्चर्स लेते हैं, बट जेई नीट के लेक्चर्स मतलब कैसे न्यूमेरिकल्स, बट हम लोग ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हम कैसे पढ़ाते हैं, और मास्टर क्लास क्यों ज्वाइन करना है आफ्टर 10th वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपके जो जूनियर्स हैं उनके लिए हमने और अच्छा चीज़ किया, जो 9 से 10th में जा रहे हैं ना, 10th के बिगिनिंग में ही हम लोग उसको न्यूमेरिकल्स को कैसे क्रैक करना है, ईजी कैसे क्रैक करना है, प्रॉपरली पढ़ाएंगे। तो रिवीजन है, उनको तो बहुत अच्छे से हम लोग मतलब बताएंगे, ठीक है। मेरे कुछ वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स प्लस प्रॉपर लेक्चर्स भी उनको दिए जाएंगे, ठीक है, जहां जहां भी हम लोग अटैच है, ठीक है। चलो गाइस, पहले रेडियो एक्टिविटी का मैं क्विकली थ्योरी बताता हूं, और कुछ थ्योरी मैं कैसे बताऊंगा, ठीक है। सब लोग सुनो, कुछ थ्योरी में बताऊंगा बाय यूजिंग, देखो रेडियो एक्टिविटी की थ्योरी में दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है। एक ऐसे, और दूसरा अपन सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते करते मैं कुछ रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। सो गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं वन शॉट रिवीजन रेडियो एक्टिविटी लेक्चर, ठीक है। ये आईसीएसई आईजीसीएसई जहां जहां पे भी ये लेक्चर्स है आप देख सकते हो, ठीक है, बट मेजरली आईसीएसई के हिसाब से बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी, सबसे पहला चीज आपको इतना समझ में चाहिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस होता है, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, याद रखना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg, याद रखना है, विच इज 1/1840 मास ऑफ प्रोटॉन, दिमाग में रखो। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, जनरली मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों सेम लेते हैं हम लोग, 1.67 × 10⁻27 kg, बट येलो में जो लिखा है वो डिफरेंस है। मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक्चुअल में सेम नहीं है, इट इज 6726 है, यहाँ पे 6749 है, ध्यान में रखना, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस, मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, देखो ना यहाँ पे, ठीक है। अब न्यूक्लियस साइज, जो न्यूक्लियस होता है ना, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियस पढ़ते हैं। आपका पता है एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, बाजू बाजू में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो घूमते रहते हैं वो केमिकल रिएक्शंस करते हैं, राइट। बट जो न्यूक्लियस होता है, तो रेडियो एक्टिविटी में हम लोग न्यूक्लियस देखेंगे, न्यूक्लियस का फेनोमेना, और न्यूक्लियस की साइज बहुत ही छोटी होती है, कितनी होती है 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻14 मीटर, इतनी छोटी होती है, विच इज 10⁻⁵ टाइम्स, मतलब 1 लाख टाइम्स लेसर देन एटम, मतलब एटम इतना होगा तो उसके 1 लाख टाइम न्यूक्लियस होगा, इतना छोटा सा, ठीक है। अब इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है मास नंबर, ठीक है, एक होता है मास नंबर जिसको ए से लिखते हैं, एंड एटॉमिक नंबर जिसको जेड से लिखते हैं। अब मास नंबर क्या होता है, देखो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, उसके अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, उसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। अब ये जो एटॉमिक नंबर होता है, इट इज नंबर ऑफ व्हाट, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देखो एनपी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ही होता है, ध्यान में रखना, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। तो कोई बोलता है सर बीटा पार्टिकल इमिशन में इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो कैसे निकला, अरे भाई वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तब निकलता है, ध्यान में रखना, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, ध्यान में रखना, ठीक है। इसलिए सिर्फ ये दो चीजें होती है। अब केमिकल चेंज एंड न्यूक्लियर चेंज में फर्क है। न्यूक्लियर चेंज के लिए जो एनर्जी लगती है ना, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लगती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत बड़ी एनर्जी लगती है। और केमिकल चेंज में एनर्जी देखो ना, ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लगती है, भाई मेगा मतलब 10⁻⁶, ठीक है। यहाँ पे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन में चेंज होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस में चेंज होता है, ठीक है। क्विकली याद आया सबको गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आइसोटोप्स। क्या होता है आइसोटोप्स, आइसोटोप्स मतलब वो होता है, अब दो ही चीज ए और जेड, अब कैसे याद रखना है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ए क्या है मास नंबर, जेड क्या है एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स ये होते हैं जिसका सेम जेड होता है, सेम जेड, सेम एटॉमिक नंबर। अब सेम एटॉमिक नंबर हुआ, देखो यहां पे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ठीक है। अब कार्बन के भी देखो ना, यहां पे सेम क्या जेड, सेम जेड, बट डिफरेंट ए 12 13 14, यहां पे कार्बन के आइसोटोप्स है, और कार्बन का ये जो आइसोटोप्स है ना वो रेडियो एक्टिव होता है, ये दिस इज रेडियो एक्टिव, 6C14 रेडियो एक्टिव होता है। क्लोरीन के भी देखो 2 आइसोटोप्स है। यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिविटी में यही काम में आता है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, देखो यहाँ पे दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे सेम है, तो सेम जेड मतलब आइसोटोप्स। दूसरे होते हैं आइसोबार्स क्या होते हैं, जेड और ए दो ही है।
इसमें सेम ए होता है, मतलब सेम मास नंबर होता है, मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का एडिशन सेम होगा, ठीक है, बट डिफरेंट जेड, मतलब यहाँ पे डिफरेंट जेड, ये इसमें 11 है, इसमें 12, देखो NaMg, ये 11 12, दोनों का मास नंबर क्या है, ए सेम, देखो यहाँ पे जेड जेड सेम, यहाँ पे ए सेम, आइसोबार्स, आइसोबार्स, ठीक है। आइसोटोन्स क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है, अरे एकदम सिंपल, आइसोटोप्स क्या होता है, सेम प्रोटॉन सेम जेड, मतलब क्या, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आइसोबार्स क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और यहाँ पे आइसोटोन्स क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो यहाँ पे आइसोटोन्स में n है, आइसोटोन्स n है ना, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोप्स में p है ना, तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखो ऐसे याद रखने का, p आइसोटोप्स p सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, आइसोटोन्स n है ना, यहाँ पे NES में n सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब a माइनस जेड सेम होगा। अरे जेड इज प्रोटॉन्स, a इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन निकाल दिया तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया ना। और आइसोबार्स मतलब क्या, आइसोबार्स मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का एडिशन सेम होगा, बस ऐसे करके याद रखो। और ये अलग अलग मैंने NaMg दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, इसमें देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे 23 माइनस 11, 24 माइनस 12, दोनों का डिफरेंस 12 है, जो सेम है, इतना याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको आगे बढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, किसने बनाया, हेनरी बेक्वेरेल, इसलिए बेक्वेरेल भी यूनिट होता है रेडियो एक्टिविटी का। जब आगे जाके पढ़ोगे ना, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या डीके जो होता है वो बेक्वेरेल में मेजर होता है, ठीक है। तो कौन से चीजों का रेडियो एक्टिविटी क्या होगी, रेडियो एक्टिविटी कब होगी, क्या होता है पता है गाइस, एक चीज दिमाग में रखना, रेडियो एक्टिविटी पता है कब होती है, जब ना साइज ऑफ न्यूक्लियस बढ़ते जाता है। सो एटॉमिक नंबर 80 to 83 के आगे, जब 80 to 83 के आगे जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स बहुत बढ़ते जाते हैं और फिर वो अनस्टेबल हो जाता है बड़े साइज की वजह से। बड़े साइज की वजह से अनस्टेबल होता है न्यूक्लियस, तो छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, और छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। अब वो कैसे कन्वर्ट होता है पता है, तो उसके अंदर से, उस न्यूक्लियस के अंदर से 3 टाइप के रेज निकलती है, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा रेज जो होता है ना, अल्फा रेज का मतलब है हेलियम न्यूक्लियस, उसको क्या लिखेंगे 4He2। अब ऊपर, मतलब मैंने आई थिंक यहां पे बताया, ये तो सब आपको पता ही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 4He2, सॉरी एक मिनट, हाँ 4He2 का मतलब क्या होता है, देखो एकदम सिंपल, देखो यहां पे अब हम लोग को सबको पता ही था, जो भी होगा, जैसे ये P है, ये कोई तो न्यूक्लियस है, उसका मास नंबर ऊपर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर A होता है, एटॉमिक नंबर Z नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हेलियम न्यूक्लियस है, हेलियम मतलब He42, हेलियम न्यूक्लियस, मतलब अपन वो एटम के बारे में बात करेंगे तो He2+ होता है, मतलब उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो जो सिर्फ न्यूक्लियस बचता है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा ना, तो He2+ बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसके अंदर ना लार्ज काइनेटिक एनर्जी, तो इसके अंदर, अरे भाई बड़ा है ना, तो इसमें क्या होता है, लार्ज काइनेटिक एनर्जी एंड लार्ज मोमेंटम, ये फ्लोरोसेंस देता है, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उसका इफेक्ट दिखता है, ये सब अल्फा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज है। तो अल्फा पार्टिकल निकलता है, बीटा पार्टिकल निकलता है। बीटा पार्टिकल मतलब क्या, सिंपल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। कैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अब यहां पे देखो ऊपर इसका एटॉमिक नंबर, मतलब इलेक्ट्रॉन कभी भी आप लिखोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता, तो इसलिए 0 लिखते हैं अपन यहाँ पे, और नीचे इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखते हैं -1। अभी आपके आईसीएसई के लिए या अपने 10th स्टैंडर्ड तक सिर्फ यहाँ पे बीटा माइनस, अब बाद में जाके देखोगे बीटा माइनस एंड बीटा प्लस, ऐसे 2 टाइप के बीटा रेज निकलते हैं, पर अपने को अभी बीटा माइनस मतलब बीटा पार्टिकल, आपके लिए सिर्फ बीटा है, विच इज इलेक्ट्रॉन -1 0। इसका स्पीड देखो कितना होता है, 10⁸ मीटर पर सेकंड, विच इज कंपेरेबल टू लाइट। लाइट थोड़ा सा कम है, बट भाई बहुत ज्यादा फास्ट निकलता है, ठीक है। अब ध्यान में रखना, अल्फा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर, जब वो अल्फा पार्टिकल जाता है ना, He2+ होता है, तो इसकी आयनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। बीटा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर 1/100 टाइम्स अल्फा पार्टिकल होती है, तो आयनाइजिंग पावर कम हो गई, ठीक है। और पेनिट्रेटिंग, अब बहुत फास्ट जा रहा है ना, तो पेनिट्रेशन बहुत इससे ज्यादा होगा, ठीक है। और गैमा का तो भाई, ये गैमा पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स है ही नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, EM वेव्स, और उसका आयनाइजिंग पावर, इसका आयनाइजिंग पावर सबसे कम होता है, देखो 1/100 ऑफ बीटा, मतलब आप देखोगे 1/100 ऑफ बीटा, मतलब इससे भी 100 टाइम्स कम, समझ में आ रहा है।
बट इसका जो पेनिट्रेशन होता है वो तो और ज्यादा होता है भाई, मोर देन बीटा। उसके ऊपर क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कैसे है, ठीक है। तो इस तरीके से रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा रेज निकलते हैं। अब अल्फा रेज कैसे निकलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, अब यहां पे देखो क्या, अल्फा पार्टिकल जब निकलता है तो एक्स क्या है, व्हाट इज एक्स, इट इज पेरेंट न्यूक्लियर, एक्स को बोलेंगे पेरेंट न्यूक्लियर। तो मैंने क्या बोला, पेरेंट न्यूक्लियर बहुत बड़ा होता है तो अनस्टेबल होता है, तो उसको स्टेबल बनाने के लिए क्या, यहां से कुछ ना कुछ निकलेगा, तो कुछ ना कुछ निकलेगा तो क्या, अल्फा पार्टिकल, जो क्या होता है 4He2। अब ध्यान में रखना, यहां पे मास जो होता है ना कंजर्व होता है, मतलब कहीं ना ये ऐसा मत करो, ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये नंबर ये कंजर्व होते हैं, ऐसा नहीं कुछ अलग कुछ निकलेगा। वो क्या अलग निकलेगा, वो न्यूट्रो एंट्री न्यूट्रिनो ये वो इधर सब निकलता है, वो अभी आप दिमाग में मत डालो। अभी के लिए क्या है, पेरेंट न्यूक्लियर है, ये जेड है, इससे ये He ये निकला अल्फा पार्टिकल, तो Z-2 + 2 कितना हुआ, Z ही हुआ ना। तो बेसिकली भाई ये 2 और 4 निकला, तो Z जो है वो Z-2 हो गया, और ये 4 निकला तो ये A-4 हो गया, क्योंकि दोनों का एडिशन इतना ही होना चाहिए, A और Z। तो इन दोनों का एडिशन ये होना चाहिए, इन दोनों का एडिशन ये होना चाहिए, समझ में आया। अब मुझे होता है एकदम एग्जाम्पल, 3 अल्फा पार्टिकल निकले, 3 अल्फा पार्टिकल्स निकले, तो क्या होगा फिर, अरे 3 अल्फा पार्टिकल्स निकले तो 3 × 2 क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा फिर Z-6, और 3 × 4 कितना होगा, 12 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा A-12। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दोनों का एडिशन सेम होना चाहिए। अरे मतलब 3 निकले, मतलब 1 2 और 3 निकले ना, तो ये 4 4 4 12, तो A-12 यहाँ पे आएगा, 2 2 2 क्योंकि 3 निकल रहे। मैं आपको ये बता रहा हूं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये होता है मेरा हेलियम, मतलब अल्फा पार्टिकल। अब यहाँ पे बीटा पार्टिकल कैसे निकलता है, बीटा पार्टिकल क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर ना न्यूट्रॉन जो होता है ना, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है तो 0 लिख दिया, न्यूट्रॉन का मास 1 होता है, इलेक्ट्रॉन का मास लेते नहीं है तो इलेक्ट्रॉन 0, तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में। अब जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बनता है, और इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड में बनता है और बाहर निकल जाता है। और देखो कोई देखने वाला है नहीं, ये सब मॉडर्न फिजिक्स से, क्वांटम मैकेनिक्स से अंदर वाली चीज दिखती थोड़ी है, ठीक है। तो आपको भी देखना नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। जो जिसको फिजिक्स पढ़ना है डेप्थ में बाद में पढ़ेगा, टेंशन मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा बहुत हाई स्पीड से, मतलब क्या हुआ, अब देखो ये P है और Q है। अब ये जो P है मतलब पेरेंट न्यूक्लियर डॉटर न्यूक्लियर, P जो है ZA है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, अब इलेक्ट्रॉन निकला -1, तो देखो यहाँ पे Z+1 बनेगा, क्योंकि दोनों का एडिशन Z होना चाहिए, और ये तो 0 ही है तो ये A का A ही रहेगा। तो यहाँ पे मास नंबर चेंज नहीं होता, एटॉमिक नंबर +1 हो जाता है, राइट। गैमा रेडिएशन, भाई गैमा रेडिएशन देखो, अल्फा एंड बीटा, गैमा रेडिएशन में क्या होता है पता है, जब ये P से Q में बनता है या X से Y में बनता है, तो कभी कभी क्या होता है, जो X से Y में बनता है ना, तो जो डॉटर न्यूक्लियस होता है ना, वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, एक्साइटेड, और वो एक्साइटेशन उसका डी एक्साइटेशन होता है। तो ये एक्साइटेड जैसे स्टार लिखा है ना, तो ये Y का Y स्टार बनेगा, फिर Y में बनेगा, तो उससे जो एक एनर्जी निकलती वो गैमा रेडिएशन बोलते हैं। तो गैमा रेडिएशन में ना A चेंज होता है ना Z चेंज होता है, गैमा रेडिएशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ध्यान में रखना कभी भी, अब ये पॉइंट टू रिमेंबर, अल्फा एंड बीटा एक साथ नहीं निकलते, एक साथ कभी नहीं निकलेंगे, मतलब X से Y बनते बनते अल्फा भी निकल गया बीटा भी निकला, ये कभी नहीं होगा। बट अल्फा के साथ गैमा निकल सकता है, बीटा के साथ भी गैमा निकल सकता है, तो गैमा दोनों के साथ निकलेगा, बट अल्फा एंड बीटा दोनों एक साथ नहीं निकलेंगे। हाँ ऐसा हो सकता है कि पहले अल्फा निकले Y बने, फिर Y से कुछ और बने बीटा निकल के, तो पहले अल्फा निकला फिर बीटा निकला, चलेगा, बट एक साथ अल्फा बीटा नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है गाइस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये होता है रेडियो एक्टिविटी विच इज स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, एक स्पॉन्टेनियस डिके हो गया और अलग अलग चीजें बनी। ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये करवाना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। नाउ व्हाट इज फिशन, फिशन मतलब क्या, ब्रेक होना, फ्यूजन मतलब क्या, कंबाइन होना। अरे वर्ड ही वैसे बोलता है ना। हाँ, अब इसमें क्या होता है ना, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन में जो एनर्जी निकलती है वो कैसे निकलती है पता है, इसमें क्या होता है ना, आइंस्टाइन ने बोला था E = mc², सिर्फ इतना नहीं बोला था, उसका तो बड़ा इक्वेशन था, बट अपन E = mc² का इक्वेशन लेते हैं। तो E = mc² का जो इक्वेशन है ना, E = mc², इसमें जो पेरेंट न्यूक्लियर था ना और जो डॉटर न्यूक्लियर, अब पेरेंट एंड डॉटर नहीं बोलेंगे, ऐसा पकड़ लेते हैं, यहां पे ये दो न्यूक्लियर A + B बन के C + D हुआ। A + B, अपन केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, A + B gives me C + D, तो A + B का जो मास होगा, तो मास ऑफ A + B एंड मास ऑफ C + D
इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो कुछ ना कुछ मास कम आ जाएगा, मतलब a प्लस बी का मास ज्यादा होगा, c प्लस डी का मास कम होगा, तो कुछ ना कुछ मास का डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस जो होता है कन्वर्ट होता है एनर्जी में, और वो डेल्टा एम लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर ये होती है एनर्जी, तो जनरली हम लोग जूल में कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सी डेल्टा एम सब जूल में आप मतलब ऐसा यूनिट में लिखोगे तो वो आएगा, बट हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कितनी होती है, कोई बोलेगा सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है बस, इसको कुछ नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करना है, इतनी जूल एनर्जी होती है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर लो, जूल एनर्जी दी उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻⁹ कर लो, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब 1 एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट सबको पता है 1/12 द कार्बन मास, ठीक है, 1/12 ऑफ द कार्बन मास, तो 1 एटॉमिक मास इतना होता है 1.66 × 10⁻27 kg। अब इसको हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे, सॉरी जूल दिया होगा तो डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻19 करेंगे, तो जो नंबर आएगा वो आएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना है भाई, ये नंबर याद रखना है ही, ठीक है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के मास की वजह से कितनी एनर्जी बनेगी, तो 0.511। मास ऑफ प्रोटॉन की वजह से कितनी बनेगी 983.3 एम, ये भी याद रखना है। मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में भी फर्क था, पता ना, मैंने बोला था थोड़ा सा फर्क था, उसकी वजह से एनर्जी में भी थोड़ा सा फर्क है, देखो ना। और एएमयू के अंदर भी फर्क था, तो ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ध्यान में रखना, ठीक है। मतलब आप समझो, अब मैं यहां पे बताता हूं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ये तो मैंने बता दिया। अब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या, व्हाट इज फिजन, क्या बोला था फिजन, एक न्यूक्लियाई 2 या 3 न्यूक्लियाई में मतलब ब्रेक हो जाएगा, फिजन, टूटना, फ्यूजन, जुड़ना, टूटना है फिजन। अब फिजन मतलब, अब फिजन के लिए क्या करना पड़ता है बताया आपको, एक न्यूट्रॉन भेजना पड़ता है उसके ऊपर, ऐसा न्यूट्रॉन, ऐसा हाई स्पीड वाला न्यूट्रॉन इसके ऊपर भेजेंगे, ये यूरेनियम 235 आइसोटोप है, उसके ऊपर ये न्यूट्रॉन आ गया, तो न्यूट्रॉन आ गया तो बीएन क्या मतलब बेरियम एंड क्रिप्टॉन, ऐसे 2 अलग अलग न्यूक्लियाइड्स कन्वर्ट हो गए। प्लस अब यहां पे क्या हुआ पता है, और 3 न्यूट्रॉन निकले, देखो ना, और 3 न्यूट्रॉन और कुछ एनर्जी निकली। अब ये जो एनर्जी है उसको हम, उस एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से, यहां पे देखो मैंने यहां पे जो एनर्जी, एक मिनट सॉरी ग्रीन लेता हूं मैं, ये जो एनर्जी आई वो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अपने को डेल्टा एम निकालना पड़ेगा, इसका पूरा का पूरा डेल्टा एम, मतलब ये डेल्टा एम कैसे निकला, तो मास ऑफ यूरेनियम एंड मास ऑफ बेरियम एंड क्रिप्टॉन प्लस मास ऑफ 3 न्यूट्रॉन भी होगा, यहां पे मास ऑफ यूरेनियम एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसका मास निकालो टोटल, ये 2 और ये 3 न्यूट्रॉन्स का मास निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो इतना आएगा, कितना 0.2 AMU, और 0.2 AMU इतना आया। अब तुमको पता है भाई 1 AMU के लिए इतना, तो 0.2 के लिए कितना, तो 0.2 इंटू दिस, तो 190 आया, ये मैंने जस्ट लिख के रखा है, ठीक है। इस तरीके से इतनी एनर्जी निकलेगी। अब यूरेनियम के साथ ये करने के बाद ये भी रिएक्शन पॉसिबल है, देयर आर 2 रिएक्शंस पॉसिबल, एक बेरियम क्रिप्टॉन भी बनता है और एक एलियन भी बनता है, ये भी बनता है, ठीक है। इसमें एनर्जी निकलती है, तो इसीलिए जो एनर्जी निकलती है, अरे ये एनर्जी अपने काम में ना पावर प्लांट में यूज होती है, जिससे अपने ये दिए चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो एनर्जी है। अब क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम है, क्या वो प्रॉब्लम, यूरेनियम जब न्यूट्रॉन के साथ यूरेनियम के अंदर करके वो जो फिजन रिएक्शन होगी, तब 3 न्यूट्रॉन ऑन बनते हैं, और ये भी, इनके पास भी एनर्जी होती है। अब ये 3 न्यूट्रॉन, यूरेनियम जब रहेगा तो यूरेनियम के और भी न्यूक्लियस रहेंगे ना, वो न्यूट्रॉन जाके यूरेनियम के और इसको तोड़ देते हैं, और फिर फिजन रिएक्शन क्या हो जाती है, अनकंट्रोलेबल, फिर और 3 बनेंगे, और न्यूक्लियस को तोड़ेंगे, ऐसा करते 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 क्या हो जाएगा भाई, ये जो एनर्जी है ना, ऐड होते होते बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, और उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब। तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब, मतलब सिर्फ यूरेनियम आइसोटोप्स रखो और उसके अंदर न्यूट्रॉन डाल दो, हो गया, न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया। बट अब इसको कंट्रोल करना है, क्योंकि अपने को जो न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग जो प्रोड्यूस करना है उसमें तो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कंट्रोल कैसे करते हैं, जो न्यूट्रॉन्स आए ना उनको एब्सॉर्ब करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं मॉडरेटर्स।
टू कंट्रोल, तो ग्रेफाइट या हेवी वाटर यूज करते हैं टू कंट्रोल दिस चेन रिएक्शन, ये चेन रिएक्शन बन जाती है, ठीक है, और इससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है। और न्यूक्लियर बॉम्ब को कंट्रोल करेंगे तो न्यूक्लियर अपने रिएक्टर्स बन जाएंगे जो अपन यूज करते हैं, समझ में आ रहा है बट और फिर उसको सराउंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसको कंक्रीट वॉल और प्रॉपर तरीके से हार्डन मटेरियल से उसको रखा जाता है जो अर्थ के वगैरह से कोई अफेक्ट ना हो, ठीक है। अब फ्यूजन, व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन? एकदम सिंपल। अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? दो चीजों को कंबाइन करेंगे, तीसरी चीज बनेगी। ड्यूटेरियम को कंबाइन करके कुछ हीलियम ऐसे बना, फिर इसको ये करके ये बना, देखो यहाँ पे इतनी एनर्जी। अब दो चीजों को कंबाइन करेंगे, ये बनेगा और कुछ एनर्जी रिलीज होगी। निकालेंगे कैसे? रियल टाइम C²C निकालेंगे। यहां दोनों कंबाइन किया, ये बन गया, एनर्जी रिलीज हुई तो टोटल एनर्जी हो गई। या फिर इन दोनों कंबाइन किया, ये बनी। ऐसे कुछ कुछ रिएक्शंस हैं जो मैंने लिख के रखे, जिसमें दो चीजों को कंबाइन करते ही बनता है, दो चीजों को कंबाइन करते ही बनता है, दो न्यूक्लियस को कंबाइन करके ये बनता है तीसरा न्यूक्लियस, और कुछ एनर्जी निकलती है, उसको हम लोग बोलते हैं। अब दो चीजों को कंबाइन कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं फ्यूज करना, तो इसलिए बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अब प्रॉब्लम क्या होता है पता है? ये नॉर्मल टेम्परेचर पे पॉसिबल ही नहीं है, इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर लगता है, 10⁻⁷ केल्विन, उतना हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर भी लगता है, और ये यूज होता है हाइड्रोजन बॉम्ब में। समझ में आ रहा है? अब मैंने क्विकली इतना रिवाइज करा दिया गाइस। अब आगे का जो रिवीजन है वो हम क्वेश्चन सॉल्विंग से करेंगे तो और दिमाग में घुसेगा, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव PYQs, अब ये जो करेंगे रेडियो एक्टिविटी की PYQs करेंगे ना, तो बाकी जितनी भी बची हुई थ्योरी है ना वो भी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। और फिर खत्म चीज। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन सफर्स मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड? अब मैग्नेटिक फील्ड में सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट कौन करता है? अब यहां पे सब लोग सुनो। अब यहां पे आपको पता है अल्फा, बीटा और गैमा। अल्फा जो होता है ना, अल्फा देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया रहता है, मैग्नेटिक फील्ड सपोज इनसाइड द पेज, क्रॉस मतलब इनसाइड द पेज, तो आपको पता है अल्फा ऐसे करेगा, बीटा ऐसे मतलब, और गैमा सीधा चला जाएगा। तो सबसे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कौन करेगा? बीटा रेडिएशन। ये अल्फा है, कम करेगा, बीटा सबसे ज्यादा पड़ेगा, और गैमा। और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम ही टाइप का होगा, ध्यान में रखना, ठीक है, जब निकलता है। अब आगे, When does the nucleus of an atom tends to become radioactive? कब होगा भाई? जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से, एंड एटॉमिक नंबर किससे ज्यादा होगा? 82, 83, ठीक है, के आगे ये हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। हाउ इज द रेडियो एक्टिविटी ऑफ रेडियो आइसोटोप्स अफेक्टेड इफ इट अंडरगोज केमिकल चेंज? भाई केमिकल चेंज से कुछ नहीं होता, रेडियो एक्टिविटी का कुछ भी नहीं होता, ठीक है। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। ध्यान में रखना भाई, रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फेनोमेना एंड इट्स रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ आइसोटोप्स न्यूक्लियस। इट इज नॉट रिलेटेड टू द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व्स व्हाट? द रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो केमिकल रिएक्शन अलग होते हैं जो बाहर के इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं, न्यूक्लियर फेनोमेना अंदर वाला न्यूक्लियस की वजह से होता है, उसकी स्टेबिलिटी की वजह से होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। दिमाग में रखना, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। अब यहां पे आप चीज चेक करोगे, कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर चेंज। अब यहां से यहां पे हीलियम बना, अरे यहां से यहां पे हीलियम न्यूक्लियर मतलब अल्फा पार्टिकल निकला, तो मैंने आपको क्या बोला था? अब यहां पे देखो एकदम सिंपल, मैं यहां पे लिख के रखता हूं, ये सब छोड़ो, कि यहां पे क्या लिखा है देखो, 238 P है और 92 है, ठीक है, ये बन के, ठीक है, यहां पे 4He2 निकला, तो बोला कि ये क्या बनेगा? अब सबसे पहले तो जो भी ये बनेगा 238 में से 4 इधर गया तो कितना बचा? 234, तो इसका तो एक 234 होगा। जेड कितना होगा? 92 में से 2 गया तो कितना बचा? 90 बचा, और ये होता है थोरियम का, तो ये बनेगा, सिंपल सी बात है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी निकला, बट उसका मतलब बीटा पार्टिकल। हाँ, अब इसके बाद ये और हो गया, और अभी पहले अल्फा पार्टिकल निकला, अब बीटा पार्टिकल निकला। अब बीटा पार्टिकल मतलब क्या? यहां पे क्या निकला है? एक इलेक्ट्रॉन निकला है -1 0 वाला, तो अब यहां पे देखो ये 90 का -1 हुआ, तो एक चेंज करने के लिए यहां पे 91 होना पड़ेगा ना भाई, 91 होना पड़ेगा, और 234 का 234 ही रहेगा, ठीक है। बस ये चीज लिखना है यहां पे, आपको समझ में आया इस तरीके से। नेम द न्यूक्लियर रिएक्शन व्हिच हैज द हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर। हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर कौन करता है? अल्फा पार्टिकल करता है ना, ध्यान में रखना। अल्फा पार्टिकल आयनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा, अल्फा, फिर बीटा होती है, फिर गैमा होती है। और एक क्वेश्चन है इसी के ऊपर, जब वो करेंगे तो आपको और दिमाग में आ जाएगा।
विच न्यूक्लियर रिएक्शन विल ट्रेवल अनडेविएटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड? अरे गैमा, अभी तो बोला ना गैमा रेडिएशन, गैमा। हाउ वन कैन स्टॉप द रेडिएशन एक्सट्रीम फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर? कैसे अपन उसको बचाएंगे? मस्ट बी केप्ट इन द एयर टाइट बिल्डिंग विथ स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर होना चाहिए। नेम वन ऑफ द इंटरनल सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अपने अंदर जो रेडिएशन होता है ना, अपने अंदर भी रेडिएशन होता है, वो किसके वजह से होता है पता है? अब रेडिएशन लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है? किसके वजह से रेडिएशन होता है? कार्बन 14, वो आइसोटोप है ना कार्बन, अपना कार्बन 12 होता है, ये C14-6, ये वाला, इसका रेडिएशन अपना अपना थोड़ा सा अपने बॉडी में भी रेडिएशन होते रहता है, ठीक है? वो हार्मफुल नहीं होता। द हेवीएस्ट न्यूक्लियर रेडिएशन इज अल्फा बीटा गैमा में सबसे हेवी अल्फा होता है, बाद में बीटा, और गैमा तो भाई मास है ही नहीं उसको, ठीक है? टू स्टडी द एज ऑफ एक्सकेवेटेड मटेरियल ऑफ आर्कियोलॉजी क्या यूज करते हैं? कार्बन यूज करते हैं। द डिके ऑफ आइसोटोप्स कौन सा होता है? कार्बन का यूज होता है, ठीक है? व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी? इसका डेफिनेशन देखो। व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी अराइजेस फ्रॉम रेडियोएक्टिव प्रोसेस like decay, fission and fusion. During these changes, combined mass of product nuclei becomes less than that of the reactant nuclei, resulting in mass loss, which leads to liberation of energy. जो अपन ने क्या बोला था? E is equal to delta mc²। यही तो है भाई न्यूक्लियर एनर्जी। ये जस्ट मैंने लिख के रखा है, बट E is equal to delta mc²। डेल्टा m मतलब प्रोडक्ट्स, पेरेंट्स न्यूक्लियर, डॉटर न्यूक्लियर, दोनों को सब ऐड करो और दोनों का सब्ट्रैक्शन लो, डेल्टा m मिलेगा, इंटू c² कर लो, ठीक है? आफ्टर इमिशन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन द एटॉमिक नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियर इंक्रीजेस बाय 1। आइडेंटिफाई द न्यूक्लियर रेडिएशन। भाई ये तो बीटा है ना, बीटा है ना, ये एटॉमिक नंबर 1 से कब होगा? जब बीटा रेडिएशन होगा, ठीक है? व्हाट इज द स्पेशल नेम गिवन टू द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियर व्हेन द रेडिएशन इज इमिटेड? When बीटा रेडिएशन इज इमिटेड, जब बीटा रेडिएशन निकलेगा तो A सेम होगा। अरे A सेम होगा तो क्या बोलेंगे A सेम को? आइसोबार्स। प्रोटॉन सेम होंगे तो आइसोटोप्स, न्यूट्रॉन सेम होंगे तो आइसोटोन्स, और दोनों का एडिशन सेम होगा तो विच इज A, आइसोबार्स। याद करो, ठीक है? चलो अब यहाँ पे कंप्लीट द रीराइट फॉलोइंग निकला। अरे एकदम सिंपल, थोड़ा सा कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। हाँ, अब यहाँ पे 4He2 निकला तो अपने को क्या करना है? 235, देखो ये 92 का 92 है, ये 4 गया तो यहाँ पे क्या बनेगा? 231 ना। अरे 35 में से 4 गया तो यहाँ पे कितना बनेगा? अरे यहाँ पे देखो ना, 92 ना, ये दोनों का एडिशन 92, दोनों का एडिशन 235, तो ये कितना होना चाहिए? 231। एकदम सिंपल सिंपल सी चीज है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, a certain beam of particles alpha, beta, gamma travel through the region of electric field produced between the two oppositely charged parallel plates। अरे मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री हैज द मैक्सिमम स्पीड? मैक्सिमम स्पीड किसका होता है? गैमा का होता है। विच वन डेविएट्स द मोस्ट? डेविएट सबसे ज्यादा कौन होता है? बीटा में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में। विच वन डज नॉट डेविएट एट ऑल व्हेन पासिंग थ्रू रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? गैमा रेडिएशन। अरे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सब कुछ, ठीक है? अब यहां पे देखो न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन, इन दोनों का ना डेफिनेशन लिखा है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? कंबाइनिंग टू और मोर न्यूक्लियर टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियर। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? स्प्लिटिंग हेवी न्यूक्लियर इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियर। ऑलरेडी बोल चुके थे। स्टेट 1 सेफ्टी प्रिकॉशन इन द डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट जो बनता है ना, न्यूक्लियर जो वेस्ट बनेगा उसको ध्यान में रखना, शुड बी डिस्पोज ऑफ इन अ थिक लेड कास्ट अवे फ्रॉम, अपने जो कॉलोनीज होगी उससे बहुत दूर करने का, एंड डीप इनटू द अर्थ डाल देने का उसको, ठीक है? अब यहां पे देखो, एन एटॉमिक नंबर A इज कंपोज्ड ऑफ 84। देखो A इज कंपोज्ड ऑफ 84 प्रोटॉन्स एंड 128 न्यूट्रॉन्स। अब यहां पे देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अब ये थे मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये थे मेरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? मास नंबर A। तो दोनों को ऐड करेंगे 84 प्लस 128, तो मेरा क्या बना? 212, ठीक है? द न्यूक्लियर A emits an alpha particle is transformed into a nucleus B। अल्फा पार्टिकल निकला तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ B? तो क्या बनेगा कंपोजिशन ऑफ B? अल्फा पार्टिकल निकला, 4He2 निकला, तो 82 प्लस 84, तो B का क्या होगा? देखो ना यहाँ पे 84 है तो 82 प्लस 2 84, 4 है, 212 है, 208,
डायरेक्टली आंसर लिखा है यहाँ पे एकदम सेम एडिशन एडिशन, क्योंकि सेम सेम टाइप के इक्वेशन इसलिए। अब बी से बीटा पार्टिकल निकला, अब बी से बीटा पार्टिकल निकला तो सी क्या होगा, दोनों को एडिशन करेंगे 83 माइनस 1, अब 82 का एक नंबर बढ़ेगा ना 83 माइनस 1 क्या होगा 82 208, तो ये तो यही रहेगा। समझ में आ रहा है? सब क्वेश्चन एकदम इजी थे। इज इट पॉसिबल फॉर हाइड्रोजन न्यूक्लियस टू एमिट अल्फा पार्टिकल? भाई हाइड्रोजन न्यूक्लियस 1H1 होता है, 1H1 होता है, ये बीटा पार्टिकल भाई सॉरी अल्फा पार्टिकल निकल सकता है क्या? मास ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इज 4He2 भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये इससे थोड़ी बनेगा, कभी नहीं होगा, ये इधर से बनेगा और ये इधर से थोड़ी बनेगा। ठीक है, ये दोनों को कंबाइन। व्हाई इज द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन? व्हाई दे आर कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन? बिकॉज दे नीड वेरी हाई टेम्परेचर टू टेक प्लेस। दोनों को ऐड करके बनना, एनर्जी निकलना, इट नीड्स वेरी हाई टेम्परेचर। हाइड्रोजन बॉम्ब यूज होता है चीज। ठीक है, हाँ ये भी सेम ही है। भाई मुझे एक बात बताओ, डिफाइन न्यूक्लियर फ्यूजन तो हो गया, रीराइट कंप्लीट द फॉलोइंग। अभी मुझे एक बात बताओ, यहां पे भी अपन ने क्या पढ़ा था? सबका एडिशन, जैसे ऊपर वाले का एडिशन, ये बेरियम ट्रिप्टोन है, यहाँ पे क्या क्या रहेगा, जो येलो है ना यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा पूछा। ठीक है, मुझे एकदम सिंपल चलता, सारा चार्जेस को ऐड करेंगे, मतलब ये एटॉमिक नंबर को ऐड करेंगे, ये 92 आने वाला है, तो मुझे तो यहाँ पे 36 है, ये 3 है, 3 इंटू 0 है, 3 न्यूट्रॉन है, ध्यान में रखना है, 3 है 36। तो पहले तो ये क्या होगा, इधर का नंबर में क्या होगा 92 माइनस 36, ये इसका आंसर होगा बराबर। ऊपर क्या होगा, ऊपर में क्या होगा, ये प्लस ए, अब ये 3 है, 3 न्यूट्रॉन है, तो ये 3 लेंगे अपन, तो 144, तो ये 235 है, माइनस क्या होगा 144 प्लस 3, 144 प्लस 3 ये होगा ना। आपको समझ में आ रहा है क्यों मैंने लिखा है चीज? अरे भाई क्योंकि तीनों का एडिशन 235 होगा, तो 144 प्लस दिस प्लस 3 इक्वल टू 235। देखो इसको लिखना कैसे, 144 प्लस ये जो मुझे निकालना है, इसको x लिखता हूं मैं, इसको x लिखता हूं, दिस इज x, प्लस 3 न्यूट्रॉन है, तो प्लस 3 है, इज इक्वल टू 235, क्योंकि सबको ऐड करना है। समझ में आ रहा है? तो इससे x निकलेगा। इधर क्या होगा, इसको y लिखता हूं, चलो मैं, ठीक है, ये y है, तो यहां पे सबको ऐड करोगे तो y प्लस 36, ये 0 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इक्वल टू क्या होगा 92 होगा, तो इससे y मिलेगा। सबको समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना होता है। आगे यहां पे देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म, पता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्यों, व्हाई न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी? आपको पता है, मुझे बताओ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन में कौन ज्यादा एनर्जी डालता है? न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन में कौन ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है? कोई बोल सकता है? न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन में कौन ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसके बाद भी हम न्यूक्लियर फ्यूजन यूज करते हैं, इसके वजह से द प्रोडक्ट फॉर्म इज नॉट रेडियो एक्टिव, हेंस लेस हार्मफुल। यहां पे व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर फ्यूजन? फ्यूजन से एक्चुअली एनर्जी प्रोड्यूस पर न्यूक्लियॉन्स इज मोर इन फ्यूजन, बट हम लोग यूज नहीं करेंगे उसको। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने रखा है। ठीक है, नेम द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम विच इज सेफली फिशनेबल एंड राइट द न्यूक्लियर रिएक्शन व्हेन यूरेनियम 233 एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल। अब ये तो ऑलरेडी बन चुका है यार, अब ये मैं नहीं करूंगा, ये एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये दो चीजें होती है 235 92 एंड 235 92। ठीक है, ये इसका आंसर है। यहाँ पे व्हेन डज द न्यूक्लियर एटम टेंड्स टू रेडियोएक्टिव, Z इज ग्रेटर देन 82 लिखा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, सेम चीज यहां पे भी आपने देखा है, सेम चीज है। यहां पे ए और जेड की वैल्यू करनी है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें ये आर दिया है, फाइंड द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ ए एंड जेड निकालना है इसका। तो इसमें क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, ऊपर वाला ये ए हो जाएगा, तो इसका ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा 222 प्लस 2 टाइम्स है ना, तो 2 टाइम्स 4, तो 2 इंटू 4 8, इधर कुछ नहीं है 0, ये ए होगा। जेड क्या होगा 85 प्लस 2 टाइम्स 2 प्लस मतलब -1 जेड होगा। बस इससे सबका आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? ये भी कुछ ये नहीं है। हाँ,
ये लास्ट का क्वेश्चन है गाइस, लास्ट का क्वेश्चन है। अरेंज अल्फा बीटा गामा इन असेंडिंग ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू देयर पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा किसका होगा? अरे पेनिट्रेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा होगा गामा का, फिर होगा बीटा का और फिर होगा अल्फा का पेनिट्रेशन पावर। आयनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होगा? आयनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होता है अल्फा का, फिर होता है बीटा का और फिर होता है गामा का। और बायोलॉजिकल इफेक्ट सबसे ज्यादा किसके होंगे? भाई गामा ज्यादा पेनिट्रेट करेगा ना तो ज्यादा बायोलॉजिकल इफेक्ट देगा। बस इस तरीके से इसको करना है आपको। सबको समझ में आया? अब ये करने की जरूरत है नहीं, एकदम सिंपल, ये तो हो ही गया है। इस तरीके से पूरा का पूरा रेडियो एक्टिविटी के भी प्रीवियस क्वेश्चंस लास्ट के 8 to 10 ईयर्स के हमने सॉल्व कर दिए हैं। इतने ही प्रीवियस क्वेश्चंस थे और मैंने कुछ थ्योरी भी आपको बता दी है। आई होप आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो गया होगा रेडियो एक्टिविटी का एंड कैलोरीमेट्री का। ठीक है गाइस, और इसके मैं बाद में भेज दूंगा। मिलते हैं फिर। एक लास्ट का लेक्चर मेरा बचा हुआ है, आई थिंक कल परसों भी आपका लेक्चर होगा केमिस्ट्री एंड मैथ्स का, बट मेरा लेक्चर 29 को बचा हुआ है जहां पे मैं पूरा का पूरा फिजिक्स के जो आउट ऑफ 12 चैप्टर्स, लेट्स से आईसीएसई के जो 6, 7, 8 चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है उसके कुछ क्वेश्चंस एक जगह पे टाइप करवा के उसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब उसको उससे रिवाइज करेंगे। ठीक है गाइस, चलेगा? ध्यान में रखना गाइस, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ ये जितने भी पूरे के पूरे लेक्चर सीरीज जो हमने निकाली है क्रैश कोर्स 10th के लिए फर्स्ट टाइम हम लोग ने किया। आपको बेनिफिट हो रहा है क्या इसका? गाइस बेनिफिट हो रहा है, हाँ या ना? तो फिर अगले बार हमको भी उतना ही वो आएगा। ठीक है, चलो बेनिफिट हो रहा है, अच्छी बात है। हम लोग और अच्छे से करते रहेंगे। ठीक है, आपके जूनियर्स के लिए भी। और आई होप आप में से बहुत सारे लोग तो 11th 12th में हमने पास आने ही वाले 11th 12th जेई नीट के लिए, तो हम लोग मिलते रहेंगे। बाय गाइस, चलो सी यू गाइस।